आज की बातचीत एक ऐसे विचार से शुरू करते हैं जो जो शायद सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगे। ओशो का एक कथन है, मनुष्य को बांटने वाली हर विचारधारा अंततः हिंसक होती है। अब सोचिए, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि देशभक्ति एक महान गुण है। अपने देश से प्रेम करना, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, ये तो गर्व की बात है। लेकिन हमारे आज के जो स्रोत हैं वो इसी विचार पर कुछ बहुत गहरे सवाल उठाते हैं। कुछ ऐसे सवाल जो शायद थोड़े असहज भी लगे, जैसे क्या प्रेम को सीमाओं में बांटा जा सकता है? क्या इंसानियत किसी झंडे या नक्शे से बड़ी नहीं है? तो आज हम देशभक्ति के उस चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी बात, कह सकते हैं, अक्सर नहीं होती है। जैसा कि हमारे श्रोतों में ओशो ने समझाया है, बिल्कुल। और बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले ये साफ करना बहुत जरूरी है कि यहाँ मुद्दा देश से या अपनी जड़ों से प्रेम करने पर नहीं है। कोई अपने गांव की मिट्टी, अपनी भाषा, अपने त्योहारों से प्रेम करता है तो वो तो एक बहुत स्वाभाविक और सुंदर भाव है। यहाँ सवाल उस अंधी देशभक्ति पर है जो इस प्रेम को एक हथियार बना लेती है, जो कहती है मेरा देश महान है इसलिए तुम्हारा देश गलत है। तो ये जो विश्लेषण है ये पूरी तरह से ओशो की शिक्षाओं पर आधारित है। और हमारा मकसद सिर्फ इस पहेली को समझना है कि कैसे एक अच्छी मानी जाने वाली भावना भी उनके नजरिए से दुनिया में इतने संघर्ष की वजह बन जाती है। चलिए इसी पहेली को खोलकर समझते हैं। तो समस्या की जड़ कहाँ है? स्रोतों के मुताबिक गड़बड़ तब शुरू होती है जब देशभक्ति इस सोच को जन्म देती है कि मेरा देश हर हाल में सही है और दूसरा देश गलत है। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बहुत गहरे हैं। जैसे ही कोई ये मान लेता है, दूसरे देश और उसके लोगों के लिए उसके मन में सम्मान की जगह एक शक, एक नफरत पैदा होने लगती है। और यहीं से हम बनाम वे की मानसिकता का जन्म होता है, जो कि मनोविज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। जैसे ही आप अपने देश को हम और किसी दूसरे देश को वे की श्रेणी में डालते हैं, एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट मैच में होता है। जब हम कहते हैं हमने मैच जीत लिया, हाँ, तो हम उस टीम से पूरी तरह जुड़ जाते हैं और दूसरी टीम को प्रतिद्वंद्वी की तरह देखते हैं। अब खेल तक तो ये ठीक है, लेकिन जब यही भावना देशों के बीच आती है तो वे सिर्फ एक दूसरी टीम नहीं रह जाते, वो धीरे धीरे दुश्मन, खतरा या हमसे कमतर बन जाते हैं। लेकिन एक खेल की हार जीत और देशों के बीच दुश्मनी में तो बहुत बड़ा फर्क है। खेल में तो कोई नफरत नहीं होती। बिल्कुल, और यही ओशो का मुख्य तर्क है। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद इस खेल वाली भावना को एक खतरनाक स्तर पर ले जाता है। ओशो का एक बहुत सीधा और शक्तिशाली उदाहरण है, जब तुम हम और वे बनाते हो तभी हिंसा का बीज पड़ जाता है। ये बीज शुरुआत में दिखाई नहीं देता है, ये शक, प्रोपेगेंडा और छोटी छोटी नफरतों के रूप में पनपता है। हम दूसरे समूह के बारे में चुटकुले बनाते हैं, उन्हें अजीब नामों से बुलाते हैं और धीरे धीरे उन्हें अमानवीय या लेस ह्यूमन समझने लगते हैं। और मनोविज्ञान ये बताता है कि जिस पल आप किसी को खुद से कमतर इंसान मानने लगते हैं, उस पल उसके खिलाफ हिंसा करना बहुत आसान हो जाता है। वाह, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब हम जिन लकीरों को बचाने के लिए इतनी जानें कुर्बान करते हैं, जिन्हें हम सरहद या बॉर्डर कहते हैं, वे असल में हमारे दिमाग में खींची गई हम और वे की लकीर का ही एक बाहरी रूप है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। स्रोत सीमाओं के बारे में क्या कहते हैं? इतिहास ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्हें बनाया और बदला है, लेकिन ओशो के अनुसार ये लकीरें जमीन से ज्यादा हमारे मन पर असर डालती हैं। ये हमारे मन में दीवारें बन जाती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कितनी अजीब बात है ना, धरती एक है, सूरज, चांद, हवा सबके लिए एक हैं। इंसान होने का हमारा मूल अनुभव एक जैसा है, लेकिन फिर भी ये मेरा देश, ये तुम्हारा देश का विभाजन हमें एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। अगर इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीमाएं सिर्फ जमीन नहीं बांटती, ये हमारे अंदर डर भी पैदा करती हैं। ठीक यही बात है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ओशो का एक कथन इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। वो कहते हैं, धरती किसी की नहीं है, मनुष्य धरती का है। हम मालिक नहीं हैं, हम मेहमान हैं। लेकिन सीमाओं की राजनीति हमें मालिक होने का भ्रम देती है। अपनी जमीन की रक्षा का डर, बाहर वालों से डर, दुश्मन का डर, और इसी डर के माहौल में पहचान की राजनीति को जन्म मिलता है,
जहां हमारी राष्ट्रीय पहचान हमारी मानवीय पहचान से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। फिर राष्ट्र के गौरव के नाम पर, सीमा की रक्षा के नाम पर हम वो काम भी करने को तैयार हो जाते हैं जो एक इंसान के तौर पर हम शायद कभी ना करें। और इतिहास गवाह है कि इसी डर और पहचान का फायदा उठाकर लोगों को हमेशा लड़वाया गया है ना? मुझे लगता है कि लगभग हर युद्ध के पीछे तो यही कहानी मिलती है। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत इसी पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। आप इतिहास का कोई भी बड़ा युद्ध उठाकर देख लीजिए, उसके पीछे कोई ना कोई झंडा, कोई ना कोई विचारधारा, चाहे वो राष्ट्र की हो या धर्म की, जरूर मिलेगी। ये विचारधाराएं पहले लोगों को हम के नाम पर इकट्ठा करती हैं और फिर उन्हें किसी वे के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। एक सैनिक का उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठता है। एक साधारण इंसान जो शायद एक चींटी को भी न मारे, उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि सीमा के उस पार जो व्यक्ति खड़ा है वो तुम्हारा भाई नहीं, दुश्मन है, और उस दुश्मन को मारना पाप नहीं, कर्तव्य है, वीरता है। ये एक बहुत ही असहज करने वाला विचार है। इसका मतलब तो ये हुआ कि समाज एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां एक ही काम, किसी की जान लेना, अगर आप अपनी मर्जी से करें तो वो हत्या है और आप अपराधी हैं। लेकिन अगर वही काम आप वर्दी पहनकर झंडे के नाम पर करें तो वो वीरता है और आपको पदक मिलते हैं। बिल्कुल, और ओशो का उद्देश्य ही इसी असहजता को और इस पखंड को सामने लाना है। उनके सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद कथनों में से एक इसी से जुड़ा है। देशभक्ति हत्या को नैतिक बना देती है। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत साफ है। समाज में हत्या सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन जैसे ही इस पर देशभक्ति, राष्ट्र रक्षा या धर्मयुद्ध का लेबल लगा दिया जाता है, वही क्रूर काम अचानक पवित्र और नैतिक बन जाता है। हत्या करने वाले को अपराधी नहीं, नायक कहा जाता है। ओशो के अनुसार यही राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा खतरा है। यह जहर को अमृत का नाम देकर परोसता है। जब एक नकारात्मक चीज को एक सकारात्मक नाम देकर महिमा मंडित किया जाता है, तो वो समाज के लिए बहुत विनाशकारी हो जाती है। एक मिनट, अगर राष्ट्रवाद इतना ही खतरनाक है और राष्ट्र सिर्फ एक मानसिक निर्माण है, तो फिर ये इतना शक्तिशाली क्यों है? लोग इसके लिए जान क्यों देते हैं? ये सिर्फ एक ख्याल या विचार जैसा तो महसूस नहीं होता, ये तो बहुत बहुत वास्तविक लगता है। बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ओशो राष्ट्र और चेतना के बीच एक बुनियादी फर्क बताते हैं। उनके अनुसार राष्ट्र एक मानसिक निर्माण है, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व है, ठीक वैसे ही जैसे किसी कंपनी का या किसी ब्रांड का होता है। ये एक साझा कहानी है, एक कल्पना है जिसे करोड़ों लोगों ने मिलकर सच मान लिया है, और क्योंकि इतने लोग इसमें विश्वास करते हैं, ये बेहद शक्तिशाली हो जाता है। ये हमें एक पहचान देता है, सुरक्षा का भाव देता है, एक बड़े समूह से जुड़ने का एहसास देता है, जो कि इंसान की एक बुनियादी जरूरत है। लेकिन फिर इसमें समस्या कहाँ है? अगर ये हमें पहचान और सुरक्षा देता है तो ये तो अच्छी बात हुई। समस्या इसके दूसरे पहलू में है। राष्ट्र हमें पहचान देता है, लेकिन साथ ही हमें सीमित भी कर देता है। यह हमारी पहचान को एक भौगोलिक सीमा में, एक भाषा में, एक इतिहास में बांध देता है। यह हमें बाकी दुनिया से अलग कर देता है। इसके विपरीत चेतना को एक वास्तविक अनुभव के रूप में समझाया गया है। चेतना कोई कहानी नहीं है, वो हमारा असल स्वभाव है, हमारा होना है। और चेतना की प्रकृति है जुड़ना, विस्तार करना। वो सीमाओं को नहीं जानती। एक फूल अमेरिका में खिले या भारत में, उसकी सुंदरता एक जैसी होती है। किसी बच्चे की हंसी किसी भी देश में हो, वो एक ही खुशी देती है। एक जागरूक व्यक्ति के लिए पूरी मानवता एक परिवार जैसी है। तो इसी आधार पर ओशो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जागरूक व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इस कथन को सही से समझना जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि एक जागरूक व्यक्ति अपने देश के लोगों से या अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं करता, बल्कि वो शायद और भी गहराई से करता है। लेकिन उसका प्रेम किसी सीमा में बंधा नहीं होता। उसकी करुणा सिर्फ अपने देशवासियों के लिए नहीं होती, बल्कि हर इंसान के लिए होती है, चाहे वो सीमा के इस पार हो या उस पार। इसलिए ओशो के अनुसार व्यक्तिगत जागरूकता और मानवीय चेतना किसी भी सामूहिक या राष्ट्रीय पहचान से कहीं ऊपर है। मैं इस बात को समझ रही हूँ, लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी मतलब आइडियलिस्टिक नहीं है? बिना सीमाओं और राष्ट्रों की दुनिया कैसे चलेगी? क्या इससे हर तरफ अराजकता नहीं फैल जाएगी? यह एक व्यावहारिक सवाल है और अक्सर उठाया जाता है। ओशो का दृष्टिकोण
राजनीतिक या प्रशासनिक ढांचे को तुरंत बदलने का नहीं है। वो बाहरी व्यवस्था से पहले भीतरी चेतना को बदलने की बात करते हैं। उनका कहना है कि जब तक इंसान के मन में हम और वे का विभाजन रहेगा, तब तक आप चाहे कितनी भी अच्छी बाहरी व्यवस्था बना लें, युद्ध और संघर्ष के कारण खोज ही लिए जाएंगे। अगर हम सब अपनी पहली और सबसे बड़ी पहचान इंसान को मानने लगें, तो राष्ट्र रहेंगे, सीमाएं भी शायद रहेंगी, लेकिन वो नफरत और हिंसा का कारण नहीं बनेंगी। वो सिर्फ प्रशासनिक सुविधाएं बनकर रह जाएंगी, जैसे एक शहर की सीमा दूसरे शहर से अलग होती है। यहाँ एक और भ्रम पैदा हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अपने देश की चीजों से, अपनी संस्कृति से, अपने लोगों से प्रेम करना गलत है? क्या हमें अपनी जड़ों को भूल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्रोत इस बात को बहुत साफ करते हैं। ओशो कहते हैं, पेड़ से प्रेम करो, नदी से प्रेम करो, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करो। आप जिस जगह पैदा हुए हैं, वहाँ की हवा, पानी, संगीत, साहित्य, इन सब से प्रेम करना उतना ही स्वाभाविक है जितना अपनी माँ से प्रेम करना। मनाही इस प्रेम की नहीं है, मनाही उस अंधे गर्व और अहंकार की है जो दूसरे के प्रति घृणा को पोषित करता है। मनाही उस सोच की है जो कहती है कि सिर्फ मेरा देश महान है और बाकी सब तुच्छ हैं। या मेरी माँ दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, इसलिए तुम्हारी माँ बदसूरत है। ये तुलना ही हिंसा की शुरुआत है। तो प्रेम और इस तरह की अंधी देशभक्ति के बीच मुख्य अंतर क्या है? सोतो में इसका सबसे सुंदर जवाब एक वाक्य में दिया गया है, प्रेम समावेशी होता है, देशभक्ति बहिष्कारी। प्रेम का स्वभाव है सबको अपने में शामिल कर लेना, सबको गले लगाना। जब आप सच में प्रेम करते हैं तो आप भेद नहीं करते। लेकिन इस तरह की देशभक्ति जिसकी ओशो आलोचना करते हैं, वो हमेशा दूसरे को बाहर रखने का काम करती है। उसकी नींव ही इस बात पर टिकी है कि कोई अपना है और कोई पराया। वो हमेशा एक दुश्मन की तलाश में रहती है, क्योंकि दुश्मन के बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकती। अगर दुश्मन ना हो तो उसे बनाना पड़ता है। सीधा सा हिसाब है। प्रेम जोड़ता है, जबकि अंधी देशभक्ति। हाँ। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन सब बातों का सार क्या है? इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ बहुत सरल और सीधा है, और शायद इसीलिए उसे अपनाना सबसे मुश्किल है। ओशो का संदेश है, राष्ट्र नहीं, मनुष्य बनो। अपनी पहली और सबसे बड़ी पहचान को एक भारतीय, एक अमरीकी या एक चीनी के रूप में नहीं, बल्कि एक मनुष्य के रूप में देखो। क्योंकि जब कोई सिर्फ मनुष्य होता है तो कोई शत्रु नहीं बचता, कोई सीमा मन में नहीं रहती। तब हर दूसरे इंसान में खुद का ही अक्स दिखाई देता है। और इसी अवस्था में ओशो के अनुसार सच्ची करुणा और सच्चे धर्म का जन्म संभव है। ऐसी करुणा जो ये नहीं देखती कि सामने वाला किस देश का है, किस धर्म का है या कौन सी भाषा बोलता है। बिल्कुल, वो सिर्फ ये देखती है कि सामने एक इंसान है जो सुख, दुख, आशा, निराशा के उन्हीं भावों से गुजर रहा है जिनसे मैं गुजर रहा हूँ। यह मानवता का धर्म है जो किसी भी सीमा, किसी भी विचारधारा से परे है। जब तक हम खुद को राष्ट्रों में बांटते रहेंगे, तब तक हमें सार्वभौमिक प्रेम और करुणा का अनुभव नहीं कर सकते। स्रोत के जो अंतिम विचार हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं और इस पूरी चर्चा को एक सही निष्कर्ष देते हैं। देश बदलते हैं, इतिहास उताकर देखिए कितने ही देश बने और मिट गए। झंडे बदलते हैं, हर सत्ता परिवर्तन के साथ झंडे बदल जाते हैं। सीमाएं बदलती हैं, युद्ध और संधियों से दुनिया का नक्शा हर सदी में बदल जाता है। लेकिन एक चीज है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलती, और वो है मानवता। इंसानियत हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। शायद इसीलिए ओशो देशभक्ति को हिंसा का सबसे सूक्ष्म, सबसे सटल रूप कहते हैं। ये इतनी सूक्ष्म है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम प्रेम के नाम पर कब घृणा के बीज बोने लगते हैं। और स्रोतों का अंतिम संदेश ही आज का अंतिम विचार है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक निर्देश है, एक ध्यान है। इस पर सोचिए, उत्तेजित मत हुइए, जागरूक बनिए। ये गहरी आत्मजांच का आह्वान है। यह हमें भावनाओं में बहने के बजाय अपने विश्वासों को विवेक और करुणा की कसौटी पर कसने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहता है, ये देखने के लिए कि कहीं हमारे मन में भी प्रेम के सुंदर पर्दे के पीछे हिंसा के सूक्ष्म बीज तो नहीं पनप रहे। अगर इस चर्चा ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिनकी आप परवाह करती हैं। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ, उसकी गहराई में उतरने के लिए।